जय हिंद एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का सीजन 5। ठीक है, मई के पार्ट 5 या फिर आप वीक 6 के करंट अफेयर्स को देख लीजिए। 25 से लेके 31 मई तक के करंट अफेयर्स है। समथिंग अराउंड 50 प्लस करंट अफेयर्स है, उनको आज हम कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 4 पार्ट्स आ चुके हैं। मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ कि CDS 1 2025 के लिए, ठीक है, और उसके साथ साथ NDA 1 2025 के साथ साथ CAPF EC 2025 के लिए, तीनों के लिए ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस एफकेट को भी आप काउंट कर सकते, ठीक है। तो भाई यहाँ से आपको करंट अफेयर्स तकरीबन 12 महीने के कवर करने ही करने हैं। तो इन सारे करंट अफेयर्स को अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देखिए, इसके बाद इनकी जो शीट्स है, ये जो PDFs हैं, PDF में मैंने और ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है। वो आपको CDS ड्राइव पर मिल जाएंगी, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी आप सर्च कर लेंगे तो फिर आपको ये वाली शीट्स भी वहां पर मिल जाए, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला करंट अफेयर है, पेपर टाइटल टूवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया रिलीज, ठीक है। तो ये जो पेपर है इसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा। इससे पहले भी इन्होंने एक प्रीवियस स्टडी की थी, उसका टाइटल था इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 से लेके 2023 तक, द राइज ऑफ द बिलियनियर राज। इसको इन्होंने पब्लिश किया था मार्च 2024। इसके द्वारा क्या प्रपोज किया जा रहा है? इसके द्वारा प्रपोज किया जा रहा है कि जो भाई अल्ट्रा वेल्दी लोग हैं, जो सुपर रिच लोग हैं, उनकी कैटेगरी की बात की जा रही है कि भाई उनके लिए टैक्स पैकेज जो है वो बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। यानी कि उस टैक्स पैकेज के द्वारा क्या होगा कि भाई हमारा जो रेवेन्यू है वो GDP के 2.5 से लेके 5% तक का जनरेट हो सकता है उन लोगों पे टैक्स लगाने के बाद। और ये जो रेवेन्यू है इसको सोशल सेक्टर्स पे खर्च किया जाना चाहिए। लाइक हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज आ जाती हैं, एजुकेशन आ जाता है, इन सब पे खर्च किया जाना चाहिए ताकि उसको प्रॉपरली रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। मतलब अगर देखा जाए तो ये प्योर एक समाजवाद वाला कंसेप्ट आ जाता है, कम्युनिज्म वाला कंसेप्ट आ जाता है, जो कहीं वर्क नहीं करता। लेकिन फिर भी ये लोग जो है मानते नहीं है, भाई मानना नहीं है ना। हर जगह अपना कम्युनिज्म जो है वो फैलाना है। देखो भाई आज के टाइम में देखा जाए तो कम्युनिज्म टोटली फेल्ड थ्योरी है। कैपिटलिज्म ही अच्छे से थ्राइव कर रहा है, इनइक्वालिटी वर्ल्ड में हमेशा रहती है। आप एक यूटोपियन वर्ल्ड की कामना कर सकते हैं, एक ऐसा यूटोपियन वर्ल्ड कि भाई जहां पर सब कुछ इक्वल है। जहां पर आपका जो रियल वर्ल्ड है भाई वहां पर सब कुछ इक्वल नहीं होता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ऊंच नीच इन द सेंस कि भाई एक आपकी अपर क्लास एक लोअर क्लास जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी करेगी। ये आपकी सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द सिविलाइजेशन ये चलता है, ठीक है। तो ये टोटली फेल्ड कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें, इंडिया के अंदर इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो ट्रेंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। इनइक्वालिटी जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान देखी गई, यानी कि आज़ादी हासिल करने के बाद जो इनइक्वालिटी देखी गई है वो आपकी 1980s में थोड़ा ज़्यादा तेज होने लगी, और 2000 के आसपास और ज़्यादा वो आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई। जैसे कि टॉप 1% जो इंडिया के लोग हैं वो आपका टोटल 22.6% टोटल प्री टैक्स नेशनल इनकम कमाते हैं, ठीक है। 7.3 आपका जो था वो आपका हुआ करता था 1980s में। जबकि बॉटम 50% जो लोग हैं वो सिर्फ 15% ही प्री टैक्स नेशनल इनकम कमाते हैं। वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करें तो टॉप 1% जो लोग हैं ना वो हमारे देश के 40% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। 1980 में यही परसेंटेज 12.5% था, ठीक है। जबकि बॉटम 50 जो परसेंट आ जाते हैं ये हमारे देश का मात्र 6.4% टोटल वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। तो इस टैक्स पैकेज में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि किसी भी मॉडरेट सिनेरियो में एक वेल्थ टैक्स जो है वो लगाया जाना चाहिए। भाई भाई अगर आप वेल्थ टैक्स लगाओगे, बहुत ज्यादा लगाओगे, तो किसी इंसान का मोटिवेशन ही मर जाएगा ज्यादा पैसा कमाने का। 2% एनुअल टैक्स आप नेट वेल्थ पे लगाएंगे अगर किसी के पास 10 करोड़ से ज्यादा रुपए आते हैं तो। 4% नेट वेल्थ पे अगर आप टैक्स लगाएंगे अगर किसी की पैसा 100 करोड़ से ज्यादा कमाता है तो। इनहेरिटेंस टैक्स की बात भी की जा रही है कि भाई 33% इनहेरिटेंस लगाया जाएगा स्टेट्स पे, ठीक है।
जिनकी वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है वैल्यूएशन में, और 45% लगाया जाएगा जिनकी वैल्यू 100% से ज्यादा है। भाई ये तो मतलब कि साफ साफ लूट हो गई। ठीक है, तो ये सिस्टम आपका टोटली कम्युनिज्म और फर्जी कंसेप्ट है, इसकी झांसी में बता। फिर हम बात करेंगे इंडिया दाल इम्पोर्ट एट 6 ईयर हाई। ठीक है, पिछले 6 सालों में इंडिया के दाल इम्पोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा भी बढ़ चुके हैं। यानी कि इंडिया का जो पल्सेस इंपोर्ट है फिजिकल ईयर 2024 वाला, उसमें 84% बढ़ोतरी देखी गई है ना। पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा दाल हमने इसी साल मंगाई है, और टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 84% आपका इसमें सर्ज देखा गया है। अब ये इम्पोर्ट का भाई जो राइज है उसके ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया ने 4.65 मिलियन मीट्रिक टन का जो पल्सेस है दालें जो हैं वो हमने मंगाई है। यानी कि 2018 के कंपैरिजन में देखा जाए तो सबसे हाई वही नंबर है। वैल्यू के टर्म्स में देखा जाए तो भाई हमारा इंपोर्ट जो है वो 93% इंक्रीज देखा गया है, यानी कि 3.75 बिलियन पहुंच चुका है पल्सेस के टर्म्स में। रीजंस की सीधी सी बात है कि भाई इंडिया में लोअर प्रोडक्शन हुआ है दालों का, इसकी वजह से रेड लेंटिल्स और ये येलो पीज हैं उनको मंगाया जा रहा है, क्योंकि ये ड्यूटी फ्री भी हैं। अब इंडिया की अगर हम ओवरऑल पल्सेस की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आ जाता है पल्सेस का, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी आ जाता है। भाई प्रोड्यूस भी हम करते हैं, कंज्यूम भी हम ही करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ बाहर से दालें हम मंगाते भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ग्लोबली मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, यूपी है, कर्नाटक है। मेजर पल्सेस तो आप सबको पता ही है भाई, हमारे पास चना हो जाता है, ग्राम चिकपीस है ना, पिजन पी यानी कि तुअर या अरहर की दाल होती है, मूंग दाल होती है, उड़द की दाल होती है, ब्लैक ग्राम जिसे कहते हैं, लैंटेन पीस और अलग अलग तरह के पीस होती हैं जिनको माइनर पल्सेस की कैटेगरी में रखते। ठीक है, और जबकि अगर हम टोटल पल्सेस प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हाई पे आपका रहता है चना ग्राम। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है तुअर या फिर अरहर की दाल। अब इंडिया इंपोर्ट कहाँ कहाँ से करता है, तो इंडिया इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, रशिया से, तुर्की से, तंजानिया, सूडान, मोजाम्बिक, मलावी, म्यांमार। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यानी कि हम दालें बाहर भेजते भी हैं तो बांग्लादेश, चाइना, यूएई, यूएसए और नेपाल कुछ ऐसी जगह आ जाती है जहां पर हम दालों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। फिर हम बात करेंगे अब पोर्शन ऑफ हम्पीज विरूपाक्ष टेम्पल इन कर्नाटक कोलैप्स। तो भाई ये जो विरूपाक्ष टेम्पल जो है इसका पवेलियन या फिर जिसको लैंग्वेज में बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है सालू मंटप, ये कोलैप्स कर गया क्योंकि बहुत ज्यादा टोरेंशियल रेन्स हुई यहाँ पे। ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड विरूपाक्ष या फिर इनको बोला जाता है पंपापति, उनके लिए डेडिकेटेड है। यानी कि ये भगवान शिव जी का एक स्वरूप होता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, शिव जी प्लस उनके साथ उनकी जो लोकल गॉडेस जो रहती हैं जिनका नाम पंपा है, इन दोनों का एक स्वरूप होता है। ये हम्पी में सिचुएटेड है कर्नाटक के। ठीक है, हम्पी में सिचुएटेड है। हम्पी आपकी विजयनगर किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी 14th सेंचुरी से लेके 16th सी तक। इसके साथ साथ ये हम्पी के ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स का भी पार्ट आ जाता है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट है। ये प्राइम एग्जांपल आ जाता है द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का, जहां पर आपके गोपुरम वगैरह बने रहते हैं, विमान, इंट्रिकेट कार्विंग्स, और उसके साथ साथ हॉल्स जो रहते हैं उनमें काफी ज्यादा पिलर्स पाए जाते हैं। टेम्पल की अगर हम स्पेसिफिक हिस्ट्री की बात करें तो विरूपाक्षा टेम्पल जो है इसको क्या बोलते हैं, काफी सारे इंस्क्रिप्शंस वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये तकरीबन 9th सेंचुरी, 9 से लेकर 10th सेंचुरी के आसपास बिलोंग करता है। उस टाइम पे इसको बनाया गया। यहाँ पर बहुत सारी डायनेस्टीज ने रूल किया, पल्लव, चालुक्य, होयसल्स और चोल जो है उन्होंने इस टेम्पल में काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, और सब्सिक्वेंटली विजयनगर एम्पायर के दौरान ही इसको और ज्यादा बड़ा किया। तो विजयनगर के जो आपके संगम राजा थे, संगम डायनेस्टी जो थी, उन्होंने इस पूरी श्राइन को एक मेजर रिलीजियस मॉन्यूमेंट में बदल दिया, और उसके बाद तुलुक जो आते हैं उन्होंने भी किया, काफी ज्यादा ग्रेटली इसका एक्सपेंशन किया। ठीक है, कृष्णदेव राय जो राजा आते हैं उन्होंने एक हॉल इसके सामने बनाया था ताकि अपने एसेशन यानी कि अपने सिंहासन जब उन्होंने पे बैठे उस चीज को मार्क करने के लिए। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज एडॉप्टेड।
तो ये जो हिस्टोरिक नई ट्रीटी है ये अडॉप्ट की गई है मेंबर स्टेट्स के द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के मेंबर स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट किया है। ये पहली वीपो की ट्रीटी है जो कि इंटरफेस को एड्रेस कर रही है बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। इसके अंदर प्रोविजंस आ जाते हैं इंडिजिनियस पीपल और लोकल कम्युनिटीज के लिए, यानी कि ये एक इंटरनेशनल लॉ बनाने के लिए अग्रसर है। एक अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया जाएगा, एक नया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बनाया जाएगा कि भाई जो भी पेटेंट के एप्लीकेंट्स हैं, है ना, इन सब चीजों के लिए जो भी भाई बंदा पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके क्या बोलते हैं इन्वेंशंस जो अगर जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए हैं या ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए, तो उसमें स्पेशल क्लाउजेस वगैरह जो है वो जोड़े जाए। ट्रीटी की जरूरत क्या है, तो सीधी सी बात है, इसके जरिए बायो पायरेसी को एड्रेस किया जा रहा है। अब ये बायो पायरेसी क्या है? बायो पायरेसी का मतलब ये होता है कि ट्रेडिशनल नॉलेज को बंदे ने उठाया और किसी दूसरे बंदे ने अपने प्रॉफिट के लिए बिना उस पर्टिकुलर इंडिजिनियस लोगों की परमिशन के बिना उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, मॉनिटरी या कमर्शियलाइज उसको प्रॉपर तरीके से कर दिया, और उन लोगों को कोई कंपेंसेशन नहीं दिया और कोई रिकॉग्निशन भी नहीं दिया, ठीक है। जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करें तो ये आपके मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह में मिलते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स में मिलते हैं, और इनको भी जनरली पेटेंटेड इन्वेंशंस के द्वारा यूज कर लिया जाता है, और इनको नॉर्मली पेटेंटेड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज भी कई बार हमारी साइंटिफिक रिसर्च और पेटेंट डेवलपमेंट में यूज की जाती है, जो जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को पास की जाती है। फिर उसके बाद हमें पता है कि भाई मई के दौरान 2 मेजर फायर इंसिडेंट्स हुए थे इंडिया में। एक तो भाई दिल्ली में हुआ था, एक राजकोट में हुआ था। उसकी वजह से फायर सेफ्टी कंसर्न्स जो हैं वो स्टार्ट हुए, है ना, काफी लोगों के दिमाग में आया। तो दिल्ली का तो भाई प्राइवेट हॉस्पिटल था एक, ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे जो न्यू बॉर्न्स थे उनकी डेथ हुई, नवजात शिशु थे। और राजकोट में एक गेमिंग जोन था, वहां पर वही हुई, जब आग लगी तो काफी सारे लोगों की वहां पर भी मृत्यु हुई। 2022 की बात करें तो इंडिया में 7,435 जो लोग थे वो उनकी डेथ हुई तकरीबन 7,500 फायर एक्सीडेंट्स में, ऐसा NCRB की रिपोर्ट कहती है। भाई कौन कौन से चैलेंजेस आ जाते हैं फायर आउटब्रेक्स को रोकने के लिए? तो सबसे पहली बात है कि भाई कोई यूनिफॉर्म सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं है हमारे पास, या फिर सेफ्टी लॉज नहीं है, सेफ्टी लेजिस्लेशन की कमी देश में पाई जाती है। फायर सर्विसेज हम सबको पता है जो कि ये आता है स्टेट के अंदर में, यानी कि ये स्टेट लिस्ट है, ठीक है। और फायर सेफ्टी जो ऑपरेशंस हैं ये आपके म्यूनिसिपैलिटीज के अंडर में आते हैं, जिनके पास जनरली रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होते हैं। इसके साथ साथ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, 2016 की बात करें, तो उसमें फायर और सेफ्टी ऑडिट है, लेकिन वो रिकमेंडेटरी है, वो आपका मैंडेटरी नहीं है। इसके साथ साथ इनएडिक्वेट फायर सर्विसेज भी आ जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में 2019 में रिप्लाई दिया था कि भाई 5191 फायर स्टेशन जो हैं वो आपके कम हैं देश में, ठीक है। और तकरीबन 5 लाख से भी कम जो पर्सनल है वो हमारे पास कमी। कंप्लाइंस की बात करें तो भाई वो भी काफी ज्यादा कम है, यानी कि दिल्ली के हॉस्पिटल की बात करें तो इनका लाइसेंस जो है वो इनएडिक्वेट था, एक्सपायर हो चुका था, लेकिन बिल्डिंग को फायर एक्सटिंग्विशर्स और इमरजेंसी डोर्स के साथ आपका इक्विप नहीं किया गया। राजकोट के इंडोर गेमिंग सेंटर जो है इनके पास भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फायर सेफ्टी अथॉरिटीज के नहीं था, वेल्डिंग का वर्क चल रहा था, और जबकि बिजनेस आवर्स आपके उस टाइम पे स्टार्ट है, ठीक है। तो ये सब भाई हमारी कुछ मेजर इश्यूज आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे साइलेंस पीरियड की। तो साइलेंस पीरियड जो है उन स्टेट्स में ऑब्जर्व किया गया जहां पर लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे थे, जहां पर वोटिंग हो रही थी। साइलेंस पीरियड का मतलब होता है कि बैन होना किस चीज पे? पॉलिटिकल कैंपेनिंग पे। अब आप अपना पॉलिटिकल कैंपेनिंग जो है उसको विराम दीजिए। वोटिंग से पहले वाला सिनेरियो रहता है, यानी कि वोटिंग से 48 आवर्स पहले वाला सिनेरियो ये रहता है, बिफोर द वोटिंग डे, और ये खत्म हो जाता है जब हमारी पोलिंग खत्म हो जाती है। कुछ प्रोहिबिशंस आ जाते हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में डाले गए हैं कि भाई इस पीरियड में क्या क्या होना चाहिए, लेकिन उसमें भाई हमारा साइलेंस पीरियड नाम का टर्म यूज नहीं किया गया। जैसे कि इसमें एक प्रोविजन आ जाता है, उसमें बोला जाता है कि किसी भी तरह के इलेक्शन के मैटर का आप डिस्प्ले नहीं करें, ना तो वो टीवी के जरिए कर सकते हैं या फिर सिमिलर एपरेटस के थ्रू आप नहीं कर सकते, या प्रोपोगेशन नहीं कर सकते इलेक्शन मैटर्स का किसी भी तरह की इंटरटेनमेंट
फैसिलिटी के दौरान, लाइक कोई म्यूजिकल कंसर्ट वगैरह हो गया। दूसरा इसमें आ जाता है कि भाई आप एग्जिट पोल जो रहते हैं इस दौरान उनकी आप क्या करेंगे, इस दौरान आप एग्जिट पोल कंडक्ट नहीं कर सकते और उनके रिजल्ट को डिस्प्ले नहीं कर सकते प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। तीसरा आ जाता है भाई इसमें इसमें किसी भी तरह के ओपिनियन जो पोल्स होते हैं उनके रिजल्ट को भी डिस्क्लोज नहीं करना होता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, क्योंकि ये लोगों के परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे भाई क्या हुआ कि वोटिंग से पहले आपने एग्जिट पोल जो है वो जारी कर दिया, ओपिनियन पोल जारी कर दिया, और आपने उसमें बोल दिया कि भाई फलाना पार्टी जीत रही है। अब जनरली लोग जीतती हुई पार्टी को ज्यादा वोट करना चाहते हैं। जो स्विंग वोट्स होते हैं ना, जो कि जनरली किसी भी साइड जा सकते हैं, वो अपना मूड तुरंत चेंज कर लेंगे कि भाई जो जीत रहा है उसी को दो ना, जो हार रहा है उसको क्यों वोट क्यों वेस्ट करो, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि भाई लोग अपना परसेप्शन तुरंत की तुरंत चेंज कर सकते। फिर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 28 की, तो INS किल्टन। ठीक है, INS किल्टन, ये प्रोजेक्ट 28 यानी कि P28 का पार्ट है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है। इसने ब्रनोई जो है वहां विजिट किया है अपने ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के पार्ट के तौर पे। P28 की बात करें तो इनका सीधा सा काम है कि भाई 4 इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट जो है वो डेवलप करने हैं, जिनको कमोर्टा क्लास शिप्स कहा जाता है। इनको इंडियन नेवी की डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने डिजाइन किया है। इनको बिल्ड किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता। इसके अंदर में बहुत सारे शिप्स आ जाते हैं। INS कमोटा आ जाता है, INS कटमट आ जाता है, और INS कवारती भी आ जाता है। फिर बात करेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII की। तो भाई है क्या, भाई हमारी जो बॉडी है CBDT, इन्होंने नोटिफाई किया है CII यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेके 2025, ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जिनको LTCG कहा जाता है उनको कैलकुलेट किया जा सके। LTCG क्या होता है? LTCG वो प्रॉफिट होता है जो कि किसी भी बंदे को मिला है जब वो किसी तरह के किसी भी कैपिटल एसेट को बेचता है। कैपिटल एसेट को बेचा, कैपिटल एसेट में भाई हमारे स्टॉक्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, ज्वेलरी बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती हैं, है ना। तो इनको बेचने के बाद में क्या होता है, इनको तकरीबन उस बंदे ने 12 से 36 महीने तक अपने पास होल्ड भी किया हो, उसके बाद उसने बेचा, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो आपका प्रॉफिट आता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो CII जो आपका नोटिफाई किया जाता है वो नोटिफाई किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा हर साल। इसको जनरली वही टैक्स पेयर्स के द्वारा यूज किया जाता है ताकि वो अपने गेन्स को, अपने प्रॉफिट्स को कंप्यूट कर सके कैपिटल एसेट्स को बेचने के बाद में, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। क्योंकि किसी बिल्डिंग की कीमत 10 लाख अगर 2 साल पहले होगी और अभी भी अगर आप उसको 10 लाख में बेचेंगे तो 10 लाख की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन को भी अगर मैं ध्यान में रखना है ना, तो 10 लाख की वैल्यू अब जो है पहले से कम हो जाएगी। फिर बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने एंटी नेफ्रिन ऑटो एंटीबॉडीज जो है उनको डिस्कवर किया है, जो कि एक बायोमार्कर की तरह काम कर रही है ताकि नेफ्रेटिक सिंड्रोम जो है उसको मॉनिटर किया जा सके। बायोमार्कर्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे मीजर्स होते हैं जिनके द्वारा क्लिनिकल असेसमेंट किया जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करें तो ये एक तरह का होता है किडनी डिसऑर्डर, जिसके द्वारा शरीर के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन जो है वो निकलता रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, प्रोटीन आपका ब्लड से यूरिन में निकलता है और फिर किडनी से उसको फिल्टर करके निकाल देती है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो रहता है ये आपकी किडनीज को डैमेज कर देता है। जो फिल्टरिंग पार्ट होता है किडनीज का, जिसको ग्लोमेरुलाई कहा जाता है, उसको ये कर दे, ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ग्लोमेरुलाई भी इनको कहा जाता है, इसको क्या कर देता है, डेवलप कर देता है। ये टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं जो वेस्ट को फिल्टर करती हैं, एक्सेस वाटर को ब्लड से निकालती हैं और उनको ब्लैडर में भेजती हैं ताकि वो यूरिन के थ्रू पास हो जाए। बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो रहते हैं लाइक वो आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी डिसीजेज आ जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज जो है वो आ जाती है, ल्यूपस जो है वो भी आ जाती है। फिर हम बात करेंगे पेरियार रिवर की। तो रिसेंटली बहुत सारे फिश जो है वो पेरियार रिवर में उनकी डेथ जो है वो रिपोर्ट की गई। पेरियार रिवर की बात करें तो ये एक पेरेनियल रिवर आ जाती है जो साल के 12 महीने बहती है, और ये केरल की लॉन्गेस्ट रिवर की कैटेगरी में आ जाती है। इसका ओरिजिन होता है शिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स।
पेरियार टाइगर रिजर्व की थ्रू फ्लो करती है, उसके बाद पेरियार लेक पहुंचती है जो कि एक मेन रिजर्वायर है। यहाँ का जो पानी है फिर वो आपका पानी जाता है वेम्बनाड लेक में, ठीक है, और फाइनली अरेबियन सी में ड्रेन हो जाता है। यहाँ पर इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी है, मुतीरा पुजाहार है, मुलायार है, चेरुथोनी है, पेरिंजाकुनकोट्टी है और एदिमला है। मेजर डैम्स भी यहाँ पर बने हुए हैं पेरियार बेसिन में, लाइक आपका इडुक्की जो है वो बना हुआ है। इसके साथ साथ मुल्ला पेरियार जो डैम है वो भी यहाँ पर बना हुआ है, एदमअलियार भी बना हुआ है, ठीक है। प्लस ये आपका एरिया आता है कलादी में। कलादी आपकी वो जगह है जहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने अद्वैत फिलॉसफी को प्रोपाउंड किया, ठीक है। ये पेरियार की नदी के तट पर ही स्थित है। फिर बात करेंगे एआई क्रश एंड एआई भूमि की, तो दूरदर्शन किसान यानी कि डीडी किसान जो है वो दो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स जो हैं उनको लॉन्च कर रहे हैं। एक का नाम है एआई क्रश, एक का नाम है एआई भूमि। ये ह्यूमंस की तरह काम कर सकते हैं और न्यूज को 24 आवर्स 365 डेज पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं। ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड कराएंगे, लाइक क्या रिसर्च चल रही हैं, एग्रीकल्चर मंडीज में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, वेदर में क्या चेंजेस हैं, ठीक है। ये तकरीबन 50 नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। बीटी किसान की बात करें तो इसको 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था, ताकि फार्मर्स को वेदर, ग्लोबल और लोकल मार्केट्स के बारे में हमेशा अवेयर किया जा सके। फिर हम बात करेंगे घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क्स के बारे में, जिसको हम लोग हमेशा ज्योग्राफी के लेक्चर 1 में पढ़ते हैं अपने बैचेस में, ठीक है। इसको मैं इंक्लूड करता हूँ। तो प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट जो है जो कि आपके फॉसिल वुड से बने हुए हैं, ठीक है। ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये आपके फॉसिल वुड के बने हुए हैं। ये घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क्स में पाए गए, यानी कि ये इंडिकेट करते हैं कि फॉसिलाइड ट्री ट्रंक्स जो हैं उनको अर्ली जो मैन है वो एक टूल की तरह यूज किया कर सके। ये जो आपके लकड़ी के पेड़ के तने हैं ना, ये फॉसिल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि ये पत्थर जैसे हो चुके हैं। देखने में आपको लकड़ी लग रही है लेकिन ये पत्थर जैसे हो चुके हैं, और अर्ली मैन के द्वारा इनको टूल्स के तौर पे यूज किया जाता था। ये आपका पूरा का पूरा पार्ट है, और सॉरी पार्क जो है वो डिंडोरी में आ जाता है, मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस जो वेजिटेशन है वो पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसको नेशनल पार्क के तौर पे 1983 में रिकॉग्नाइज किया गया था। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो फॉसिल फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जो कि इंडिया में 40 से लेके 150 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे प्रिजर्व्ड फॉसिल्स पाए गए हैं, लाइक ये वुडी प्लांट्स हैं, यूकेलिप्टस के, डेट पाम के, नीम के, ये सब यहाँ पर पाए गए हैं। क्लाइंबर्स, लीव्स के इम्प्रिंट्स मिलेंगे, फ्लावर्स, फ्रूट्स और डायनासोर एग फॉसिल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे पपुआ न्यू गिनी की, जिसकी कैपिटल है पोर्ट मोर्सबाई। इस कंट्री में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जो है उसका इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। अब पपुआ न्यू गिनी की बात करेंगे तो ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में आ जाती है, और इसको जनरली पैसिफिक जो भाई रिंग ऑफ फायर है उसमें काउंट किया जाता है, उसकी विसिनिटी में ये लाए करती, ठीक है। अब यहाँ का अगर आप देखोगे इस पूरे एरिया का, अगर आप क्या बोलते हैं ईस्टर्न आप देखोगे, ठीक है, ये न्यू गिनी का पूरा पार्ट आ जाता है। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा न्यू गिनी का पार्ट काउंट किया जाता है। इसका ईस्टर्न हाफ जो है वो पपुआ न्यू गिनी में आ जाता है, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पर आपका बिस्मार्क जो आर्कीपेलागो है, आर्कीपेलागो तो आप सब लोग जानते ही होंगे। आर्कीपेलागो मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि ज्योग्राफिकली सिमिलर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिस्मार्क आर्कीपेलागो भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑफशोर आइलैंड्स जो है वो पाए जाते हैं। इसका स्ट्रेच जो है वो इक्वेटर के थोड़ा सा नीचे की तरफ टॉरेस स्ट्रेट में पाया जाता है। इसके साथ साथ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में तो सिचुएटेड है ही। यहाँ पर जो मेजर रिवर्स हैं दैट आर सेपिक, फ्लाई एंड स्ट्रिकलैंड। हाईएस्ट पीक यहाँ की आ जाती है माउंट विल्हेम। आगे बात करते हैं, इंडिया जो है वो ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है विद 9 ऑफ द टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स। ऑफिशियल डेटा लिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री से कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 2024 के बीच में इंडिया में एक
ट्रेड डेफिसिट जो है वो देखा गया है अपने 10 में से 9 ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। नेगेटिव ट्रेड बैलेंस क्या होता है भाई आपका? ये तब होता है जब कंट्री के इंपोर्ट जो है भाई, हम जितना सामान बाहर से मंगा रहे हैं वो हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा है जितना सामान हम बाहर भेज रहे हैं, है ना। सीधी सी बात है, अगर आप ज्यादा सामान बाहर से मंगाओगे तो आपको पैसा बाहर ज्यादा भेजना पड़ रहा है, और अगर लोग आपसे ज्यादा सामान मंगाएंगे तो फिर वो आपको ज्यादा पैसा देंगे। तो भाई आप बाहर से जब सामान आप बाहर की तरफ बाहर से मंगा रहे हो तो उन लोगों को जनरली आप इंटरनेशनल करेंसीज यानी कि डॉलर्स में पे करेंगे, यानी कि आपके फॉरेन जो रिजर्व्स हैं वो हो रहे हैं खत्म। जबकि एक्सपोर्ट जब हम चीजों को करते हैं तो क्या होता है कि बाहर के लोग हमसे मंगा रहे हैं तो वो हमको डॉलर्स में पे करते हैं, तो उस केस में हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन को हम लोग ट्रेड डेफिशिएट बोलते हैं या फिर नेगेटिव ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। इंडिया के करंट एक्सटर्नल ट्रेड की अगर हम बात स्टेटस की बात करें तो भाई चाइना, यूएसए, यूएई, रशिया, सऊदी अरेबिया, ये इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, है ना। सबसे ऊपर चाइना है, फिर यूएसए, फिर यूएई, रशिया, सऊदी अरेबिया। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ में, रशिया के साथ में, साउथ कोरिया के साथ और हांगकांग के साथ में है, वो आपका 2022 और 2023 के कंपैरिजन में बढ़ा है। जबकि यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और इराक के साथ में वो कम हुआ है। यूएसए, नीदरलैंड, यूके, बेल्जियम और इटली टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स है जिनके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस पाया जाता है, यानी कि जितना हम उनसे मंगा नहीं रहे हैं उतना हम उनको भेज रहे हैं। फिर आगे बात करेंगे, साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल मेक्स लैंडफॉल इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश कोस्ट। तो इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो नाम है रेमल, ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है और ये चूज किया गया था ओमान के द्वारा। ठीक है, इसका अरेबिक में मतलब होता है सैंड यानी कि रेत। अब आईएमडी की जो कलर कोडेड वेदर वार्निंग होती है साइक्लोन प्रोन एरियाज की, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे भाई ग्रीन होती है, ग्रीन का मतलब होता है प्री साइक्लोन वॉच, ये 72 आवर्स एडवांस में आपका रिलीज कर दिया जाता है। येलो का मतलब होता है साइक्लोन अलर्ट और ये तकरीबन 48 घंटे पहले रिलीज कर दिया जाता है। ऑरेंज का मतलब होता है साइक्लोन वार्निंग और ये 24 आवर्स पहले रिलीज किया जाता है। और रेड का मतलब होता है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, यानी कि साइक्लोन आने के बाद ये तकरीबन आपका 12 घंटे पहले ही एडवांस में जारी कर दिया जाता। फिर चलिए बात करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंफर्म सिनेलिथिक एज रॉक कार्विंग्स इन गोवास मॉक्सी विलेज। तो रॉक कार्विंग्स जो है वो आपकी बसाल्टिक रॉक्स में पाई गई हैं। बसाल्टिक रॉक पता होगा भाई, ये ओशन के नीचे पाई जाती हैं, ओशन की क्रस्ट का पार्ट होते हैं। कल ही मैं बैच में पढ़ा रहा था। ठीक है, तो भाई सूखी हुई नदी है, नदी का नाम है जर्मे। जर्मे के आसपास का जो इलाका है जो सूख चुका है वहां पर इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं। ये जो कार्विंग्स हैं यहाँ पर एनिमल्स बहुत प्रोमिनेंट तरीके से दिखाए गए हैं। एनिमल्स में आपका जगुस आ जाता है, बुल्स जो हैं वो आ जाते हैं, एंटेलोप्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ फुटप्रिंट्स और क्यूपल्स जो हैं वो भी पाए गए हैं, यानी कि कप शेप के, सॉरी क्यूपल्स आपके रहते हैं, कप शेप के ऐसे डिप्रेशंस होते हैं, वो भी पाए गए हैं। अब प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स की इंडिया में बात करें तो भाई हमारा अपर पैलियोलिथिक जो पीरियड आ जाता है, इसकी अगर हम बात करें कि भाई यहाँ की कौन कौन सी साइट्स हैं, तो इंडिया में अर्लीस्ट पेंटिंग जो है इस पीरियड की आपकी रिपोर्ट की गई है ना। लीनियर रिप्रेजेंटेशन दिखाए गए हैं ग्रीन और डार्क रेड कलर में, यानी कि क्रिम्सन कलर में। इसमें एनिमल फिगर्स जैसे कि बाइसन, एलिफेंट, टाइगर्स, ये सब दिखाए गए हैं। और कुछ इस तरह के स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स जो है भाई आपके वो भी दिखाए गए। ठीक है, साइट्स की बात करें तो भाई जो भी एसएसबी भोपाल गया होगा भीम बेटका, तो मेरे ख्याल से बंदों ने विजिट किया ही होगा। भीम बेटका नाम की जगह है, भोपाल के पास में ही पड़ती है और ज्वालापुरम पड़ती है आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद अगर हम मीसोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स इस पीरियड को बिलोंग करती हैं। ह्यूमन सीन्स जो है वो आपके मीसोलिथिक पीरियड को डोमिनेट करते हैं। यहाँ पर हंटिंग्स वगैरह दिखाई जाती हैं जो कि ग्रुप में की जा रही हैं, कम्युनिटी डांस वगैरह दिखाए जाते हैं। एनिमल्स को नेचुरलिस्टिक स्टाइल में पेंट किया गया है और ह्यूमंस को भी थोड़ा स्टाइलिस्टिक मैनर जो है उसमें जनरली डिपिक्ट किया जाता है। मतलब आर्टिस्टिक जो क्राइटेरिया जो आपकी आर्ट थी उसका एक्सपेंशन हो चुका। ठीक है, यहाँ पर साइट्स आपको पचमढ़ी में देखने को मिलेंगी। ठीक, इसके साथ साथ आदमगढ़ के जो पहाड़ हैं वहां पर भी देखने को मिलेंगी। ये दोनों जगह एमपी में लाई करती। फिर अगर हम न्यूलिथिक और चाल्कोलिथिक पीरियड की बात करें
तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पॉटरी देखने को मिलेगी, प्लस मेटल के जो टूल्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अब प्रीडोमिनेंट कलर्स यहाँ पर व्हाइट और रेड यूज किए गए, ठीक है। और जनरली ऐसा माना जाता है कि भाई जो हेमीटाइट की ओर होती है आयरन की, उसको पीसने के बाद आपके जो मेटल्स वगैरह हैं, जो टूल्स वगैरह हैं, वो बनाए गए हेमीटाइट और लाइमस्टोन को यूज करने के बाद में। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जो ह्यूमंस हैं वो ज्यादा एडवेंचरस हो गए हैं और एनिमल्स को भी ज्यादा यूथफुल और मेजेस्टिक दिखाया जाता है। यहाँ की आपको एविडेंसेस चंबल के एरिया में मिलेंगे और महाराष्ट्र के दायमाबाद। फिर बात करेंगे, नासा लॉन्चेस स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट टू मेजर हीट लॉस फ्रॉम अर्थ पोल। नासा ने एक क्या बोलते हैं सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ठीक है। ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया प्री फायर, हाँ सॉरी यहाँ तो क्या भाई, प्री फायर। ट्विन क्लाइमेट सैटेलाइट से पोलर जर्नी पे हैं। प्री फायर यानी कि पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन। ये जो प्री फायर मिशन है इसमें 2 शू बॉक्स के साइज की क्यूब सैटेलाइट्स आ जाती हैं, जिनको क्यूब सेट्स के नाम से जाना जाता है। ये जो मिशन है ये मेजर करेगा कि भाई कितनी हीट हमारा आर्कटिक का एरिया दे रहा है और कितनी हीट हमारा जो है वो अंटार्कटिक का एरिया दे रहा है, स्पेस में रेडिएट कर रहा है, और उनका इन्फ्लुएंस प्लैनेट के क्लाइमेट पे कितना पड़ेगा। ये साइंटिस्ट को बेटर हेल्प करेंगे समझने में कि भाई हमारे प्लैनेट का हीट बजट किस तरह से और अच्छे तरीके से काम करता है। ये कंसेप्ट अगर समझना हो तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट जो है उसमें चले जाना। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मैंने सोलर रेडिएशन वाले जो आपके चैप्टर है उसमें हीट बजट को अच्छे से समझाया, ठीक है। एंड इन द मीनवाइल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने सारे सीडीएस प्रिपरेशन ग्रुप में। ये जो करंट अफेयर्स है ये इंटरटेनमेंट वाले करंट अफेयर्स नहीं है, ये बहुत बढ़िया वाले करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम में लिटरली हेल्प करने जा रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं, तो यूएस एम्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज अ न्यू मिनी लैटरल ग्रुपिंग कॉल्ड स्क्वाड। तो इससे मई की स्टार्टिंग में क्या हुआ कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ जो डिफेंस जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के साथ मीटिंग की। फिलिपिनो यानी कि फिलीपींस और जापानीज जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ में मीटिंग की कि हम क्वाड के साथ साथ स्क्वाड जो है उसको भी लॉन्च करना चाहते हैं, एक न्यू 4 वे सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो ये जो नई क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग होगी इसका सीधा सा मतलब है कि मिनी लेटरिज्म जो है वो बढ़ता चला आ रहा है। अब मिनी लेटरिज्म क्या रहता है, ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस रहते हैं जिसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ नेशंस को उठाया जाता है, ठीक है, उनको उठाया जाता है और वो जनरली क्या करते हैं किसी बड़ी पावर के साथ एसोसिएटेड होते हैं या फिर खुद के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं और वो कॉमन प्रॉब्लम्स को इशू जो उनके सामने रहती है उनको एड्रेस करते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड म्यूचुअल गोल्स को परस्यू करते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे द 10-year सोवरेन बॉन्ड यील्ड फॉल्स टू नियर 1 year लो। तो सोवरेन बॉन्ड जो यील्ड है इनमें डिक्लाइन देखा जा रहा है और वो देखा जा रहा है ड्यू टू द रिसेंट ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड हाई डिविडेंड पे आउट ऑफ ₹2.11 लाख करोड़ बाय आरबीआई टू द गवर्नमेंट। मैंने पिछले हफ्ते ही आपको बताया था कि आरबीआई ने एक सर्टेन डिविडेंड जो है वो गवर्नमेंट को पे किया है तकरीबन 2.11 लाख करोड़ का, ठीक है। इसकी वजह से गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन और स्ट्रांग होगी। फर्दर मोर क्या हो रहा है भाई, आपका क्रूड ऑयल जो था, क्रूड ऑयल की प्राइसेस में उस वक्त कमी देखी गई जिससे मार्केट के सेंटिमेंट बढ़ गए और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो आपका क्या हो गया, वो बढ़ गया भाई बॉन्ड्स वगैरह परचेज करने के लिए। तो ओवरऑल इससे क्या होता है, बॉन्ड की प्राइसेस जो है बढ़ गई। बॉन्ड की जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो उनकी यील्ड जो है, जो उनकी वर्थ है, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम हो गई। सोवरेन बॉन्ड की बात करें तो ये आपके होते हैं स्पेसिफिक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और इनको हमारी डोमेस्टिक कंट्री के साथ साथ फॉरेन कंट्री दोनों में डिनोमिनेट किया जा सकता है। यानी कि ये बायर को प्रॉमिस करते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उसको दिलाएंगे एक स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए और मैच्योरिटी पे उसकी जो फेस वैल्यू है वो तो भाई उनको पे करेंगे ही करेंगे। ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रेफर किए जाते हैं अपने खर्चों को मीट करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये भी आपके लोन्स को लेने जैसा ही होता है, ठीक है। लोग इनको गवर्नमेंट से खरीदते हैं, बदले में गवर्नमेंट को देते हैं पैसा। अब सोवरेन बॉन्ड की यील्ड्स को अगर हम कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स के बेसिस पे देखें तो उसमें एक आ जाता है क्रेडिट वर्दीनेस।
क्रेडिट वर्दीनेस का क्या मतलब होता है कि जो इशूइंग कंट्री की परसीव्ड एबिलिटी है कि भाई वो अपने डेब्ट को कितनी तेजी के साथ पे कर सकती है ना। कोई किसी से उधार कब देता है? जब उसको उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पता होती है कि ये बंदा आपका कितनी सही पोजीशन में चल रहा है। जो बंदा अमीर होगा, जो जिस बंदे के पास पैसे होंगे, वो लोन लेने के लिए जाएगा तो उसको लोन तुरंत मिल जाएगा, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है उसको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता है जिसके पास पैसे नहीं है वो रिपे भी बहुत मुश्किल से कर सकता है, जबकि जिसके पास पैसे हैं वो ऑटोमेटिकली उसको अच्छे से रिपे करने की पोजीशन में रहता है, यानी कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है। फिर उसके बाद इसमें कंट्री रिस्क जो है वो भी देखा जाता है, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स आ जाते हैं कि भाई कंट्री में सिचुएशन कैसी है, अनरेस्ट तो नहीं है, वॉर तो नहीं है, उसकी वजह से कंट्री की जो एबिलिटी होती है पे करने की वो भी कम हो जाती है, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। एक्सचेंज रेट्स की बात भी आ जाती है कि कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, हाई इन्फ्लेशन रेट्स, बहुत ज्यादा महंगाई है, उनको हाई इंटरेस्ट रिटर्न्स जो रहते हैं वो इशू करने पड़ते हैं अपने बॉन्ड्स पे, ताकि वो ज्यादा स्टेबल रह सकें, है ना, स्टेबल कंट्रीज के कंपैरिजन में। और बॉन्ड यील्ड की अगर हम बात करें तो बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है कि भाई कितना रिटर्न आपको मिल रहा है उस कैपिटल पे जो कि आपने एक पर्टिकुलर बॉन्ड में अपनी क्या बोलते हैं इन्वेस्ट की। फिर हम बात करेंगे गोल्ड बैक्ड करेंसी के बारे में। तो रिसेंटली जिम्बाब्वे ने क्या किया है, गोल्ड पे बैक्ड करेंसी, इसको उन्होंने नाम दिया है जिक, ये लॉन्च की है। गोल्ड बैक्ड करेंसी की फिक्स्ड वैल्यू डायरेक्टली लिंक रहती है गोल्ड के साथ में, और इसको हम कन्वर्टेबल कर, यानी कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड, ठीक है। मनी सप्लाई अवेलेबल गोल्ड रिसोर्सेज के हिसाब से लिमिटेड रहती है, यानी कि इनकी इनहेरेंट वैल्यू रहती है, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं लॉन्ग टर्म्स में। इसको हम फिएट करेंसी के नाम से भी जानते हैं, ये भी इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। फिएट करेंसी जो रहती है इसकी इंट्रिंसिक जो वैल्यू रहती है वो रहती है कम से कम, है ना। और इसको गवर्नमेंट के द्वारा लीगल टेंडर के तौर पे बैक किया जाता है। इसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाती है सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे, और किसी फिजिकल कमोडिटी के बेसिस पे नहीं। यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक्स को और ज्यादा पावर देता है कि भाई आप रिक्वायर्ड मनी परचेज कर सकें। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि फिएट करेंसी, भाई मान लीजिए आपका करेंसी का नोट है, इस पे सरकार ने लिख दिया कि भाई आपको 1000 रुपए जो है, 1000 रुपए का सामान आप इसके बदले में खरीद सकते हैं, है ना। ये इसकी फिएट वैल्यू हो गई। लेकिन इस पेपर को अगर आप बीच में से तोड़ दें तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी। यानी कि सरकार ने इसको लीगल टेंडर बना रखा है। सरकार ने लीगल टेंडर बना रखा है कि आप किसी भी अथॉरिटी के पास जाएंगे, वहां पर आप कोई भी सामान को परचेज करना चाहेंगे, 1000 रुपए की वैल्यू का सामान है, तो वो बंदा इस करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता। जबकि ये जो गोल्ड के बार्स होते हैं ये हमारे फिएट करेंसी में नहीं आते, क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं होती, यानी कि सरकार ने इनको अथॉरिटी नहीं दे रखी होती है कि इनका जो ट्रांजेक्शन है वो आपका ऑथराइज है। आप गोल्ड का बार लेके किसी के पास पहुंच जाइए, किसी बंदे को अगर उसकी जरूरत नहीं है तो वो उसकी पेमेंट फॉर्म में लेने से मना कर देगा, लेकिन करेंसी लेने से बंदा क्या करता है, मना नहीं करता। दूसरी बात इंटरेस्टिंग वैल्यू की आती है कि भाई इस गोल्ड बार को आप बीच में से तोड़ दीजिए, पिघला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 ग्राम का ही गोल्ड है, इसकी वैल्यू अगर 60,000 रुपए है, तो आप इसको आधा तोड़ देंगे तो भी इसकी वैल्यू 60,000 रुपए ही रहेगी। लेकिन ये जो आपकी करेंसी का नोट है, इसको अगर आप तोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं नरवा रिवर के बारे में। तो रिसेंटली एक नया झगड़ा जो है वो स्टार्ट हो चुका है रशिया और एस्टोनिया के बीच, ठीक है। ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा स्टार्ट हुआ है कि नरवा रिवर जो भाई यहाँ पर फ्लो करती है, इस नरवा रिवर के ऊपर कुछ नेविगेशन के मार्कर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। इनको हटाने को लेके पूरा का पूरा झगड़ा जो है हुआ। नरवा रिवर क्या करती है कि दोनों देशों के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करती है। और ये जो पूरा नरवा रिवर का बेसिन है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपका सिचुएटेड है बाल्टिक सी की विसिनिटी में, ठीक है। बाल्टिक सी का जो बेसिन है यहाँ पर ये सिचुएटेड है। ईस्टर्न पार्ट आ जाता है भाई हमारा एस्टोनिया का, और नॉर्थ वेस्ट पार्ट आ जाता है रशियन फेडरेशन का। ये एक इम्पोर्टेंट ट्रांस बाउंड्री वाटर बॉडी है आपके नर्वा रिवर बेसिन में। इसके अलावा भाई यहाँ पर हमारा लेक पेप्सी भी आ जाता है, पीपसी आ जाता है, और नरवा जो रिजर्वायर है वो भी इसी विसिनिटी में आता है। ये लेक पेप्सी को क्या करता है, गल्फ ऑफ फिनलैंड यानी कि बाल्टिक सी के साथ में कनेक्ट करता है यहाँ ऊपर की तरफ। फिर हम बात करेंगे पॉलिटी की, आर्टिकल 329 बी। तो रिसेंटली आर्टिकल 329 बी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्वोक किया गया
इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग जुडिशियल इंटरवेंशन इन द पोल प्रोसेस। उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट को कि आप क्या है, आप अपना जुडिशियल इंटरवेंशन वो बंद कर दो, आप दखलंदाजी हमारे पूरे पोलिंग प्रोसेस में मत कीजिए, आप हर जगह अपनी नाक नहीं घुसेड़ सकते। इसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी इलेक्शन जो आपके किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए हो रहा हो, या फिर आपके हाउस या फिर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, कोई भी स्टेट है, कोई भी विधानसभा है, उसके लिए भी कोई भी इलेक्शन हमारा हो रहा हो, वहां पर क्या होगा, उसके बारे में कोई भी इंसान, कोई भी बॉडी किसी प्रकार का क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पेटिशन प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी, है ना। किसके सिवाय, एक आपकी इलेक्शन पेटिशन के अलावा कोई किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा सकता। और ये जो इलेक्शन पेटिशन है, ये आपकी किसी ऐसी अथॉरिटी के द्वारा किसी ऐसे तरीके से प्रेजेंट की गई है जो कि किसी लॉ के अंडर में आता हो या फिर किसी और चीज के अंडर में आता हो जो किसी उस पर्टिकुलर बॉडी ने बनाया हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णस्वामी जजमेंट जो 1952 में था, उसमें ये कहा था कि वो इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर इलेक्शन का नोटिफिकेशन दे देती है तो भाई हर किसी की अपनी अपनी पावर्स आ जाती। फिर क्या होता है कि भाई हमारी एक जाबांज महिला है, उनका नाम है काबा कियानो। ये फर्स्ट वुमेन बनी है, येशी ट्राइब को जो बिलोंग करती हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ये माउंट एवरेस्ट की पे चढ़ने वाली नीशी ट्राइब की पहली वुमेन। प्रीवियसली आपका नीशी ट्राइब को टाफला नाम से जाना जाता था। ये लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेशी ये मानते हैं कि वो लोग जो हैं वो अबोतानी के डिसेंडेंट हैं। अबोतानी क्या होते हैं, इनको बोला जाता है प्रोजेनी ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो अर्थ पे थे, उनकी जो सन्स एंड डॉटर्स थे, ठीक है, या फिर उनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे, अबोतानी, उन्हीं के डिसेंडेंट निशी खुद को मानते हैं। इसीलिए निशी, आदि, दल्लो, अपतानी वगैरह खुद को तानी ग्रुप ऑफ ट्राइब्स के पार्ट मानते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, ना कि कोई क्लासेस वगैरह बना रखी हैं। एक लो सोशल डिस्टिंक्शन यहाँ देखने को मिलता है, जो कि आपका किसी प्रकार के बर्थ या ऑक्यूपेशन पे बेस्ड नहीं है। पॉलीगाइनी जो है वो भाई काफी ज्यादा प्रिविलेंट है, ठीक है। और इनका मेजर जो फेस्टिवल आता है उसका नाम आ जाता है लोंगटे, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये पॉलीगाइनी है, ये एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो भाई पॉलीगाइनी का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन, यानी कि एक ऐसा प्रैक्टिस जहां पर आप एक से ज्यादा वाइफ को के साथ विवाह करते हैं, ठीक है। आपकी एक से ज्यादा वाइफ होती है तो उसको पॉलीगाइनी कहा जाता है। फिर उसके बाद में बात करेंगे रास बिहारी बोस की। 1886 टू 1945, तो प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी लीडर, क्रांतिकारी रहे थे ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, रास बिहारी बोस। उनको उनकी बर्थ एनिवर्सरी में 25 पे रिमेंबर किया गया। ये फ्रेंच रिवोल्यूशन जो भाई हमारा था 1789 का, उससे काफी ज्यादा प्रेरित थे, एक्टिव मेंबर थे युगांतर ग्रुप के, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल रॉय। इन्होंने पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंसेस और बंगाल के बीच में एक इफेक्टिव लिंक का काम किया, उनके क्रांतिकारियों को आपस में जोड़ा। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो था, जहां पर आपका वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पे बॉम्ब का अटैक किया गया था 1912 में, उसमें ये इन्वॉल्व थे। इसके साथ साथ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है 1942 में, उसकी स्थापना टोक्यो में इन्होंने की थी। गदर मूवमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। और उसके साथ साथ आजाद हिंद फौज की जो पहली कमांड है मोहन सिंह के बाद में इनको दी गई थी, फिर इन्होंने उस कमांड को ट्रांसफर कर दिया था सुभाष चंद्र बोस के लिए। आगे बात करेंगे, WHO लॉन्चेस इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट राउंड टू फाइनेंस इट्स हेल्थ फॉर ऑल मैंडेट। इन्वेस्टमेंट राउंड जो है ये आपका लॉन्च किया गया है 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। WHO क्या है, WHO एक डिसीजन मेकिंग बॉडी आ जाती है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। थीम क्या थी असेंबली की, भाई ऑल फॉर हेल्थ एंड हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल का जो कंसेप्ट है ये आपका आ जाता है अल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 का, जिसमें WHO ने प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए मैंडेट दिया था। ये जो इन्वेस्टमेंट राउंड होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि WHO के कोर वर्क के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है, ठीक है। तकरीबन आगे 4 साल के लिए, यानी कि 2025 से लेके 2028 तक।
इसके अंदर क्या बोला गया है कि $7 बिलियन जो है वो मोबिलाइज किए जाएंगे कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो हेल्थ चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड कर सकें। डब्ल्यूएचओ की फंडिंग की बात करें तो डब्ल्यूएचओ को फंडिंग दो मेन सोर्सेस से मिलती है। पहला तो आ जाता है आपका असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, यानी कि जो कंट्रीज हैं वो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहने के लिए एक सर्टेन अमाउंट पे करती हैं, यानी कि कंट्री की जीडीपी का एक सर्टेन परसेंटेज जो रहता है, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एग्री किया हुआ है, वो हर 2 साल में इनको पे करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आ जाता है वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन, इसमें आपका मेंबर या दूसरे पार्टनर से मिलता है। तो ये मेजर सोर्स होता है इनकी टोटल फंडिंग का। इसको फर्दर और कैटेगराइज किया गया है, एक तो आपका कोर वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस आ जाते हैं, दूसरे आपके स्पेसिफाइड वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे FSSAI इश्यूड एडवाइजरी ऑन अनऑथराइज्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। होमलैंडर भैया को आप जानते ही होंगे, ठीक है, मदर्स मिल्क के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट रहते हैं वो। तो भाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने ये बोला है कि ह्यूमन मिल्क का जो कमर्शियलाइजेशन है, यानी कि उसको बेचा जाना और उसके प्रोडक्ट्स को बेचा जाना जो है वो परमिटेड नहीं है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर में। इसके साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं उनको इस चीज के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस जो है वो नहीं देने चाहिए। होमलैंडर भाई तो अपने हिसाब से पी लेते हैं भाई, उनको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब अगर हम ह्यूमन मिल्क की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि इन्फ्लेशन से बचाते हैं और इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, मैचुरेशन करते हैं, यानी कि इसको मजबूत करते हैं, ऑर्गन डेवलपमेंट करते हैं और हेल्थी माइक्रोबियल कॉलोनाइजेशन जैसी एक्टिविटीज को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि भाई जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको सेफ तरीके से डोनर मिल्क, ह्यूमन मिल्क जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है ना। यानी कि अगर माँ का दूध नहीं निकल रहा है तो फिर क्या किया जाता है कि न्यू जो बॉर्न ह्यूमन बेबी होता है उसको किसी और सोर्स के द्वारा या किसी और मदर का जो मिल्क है इनिशियली वो पिलाया जाता है। गाय का दूध भी पिलाया जाता है और ये भी पिलाया जाता है। नेशनल गाइडलाइंस जो हमारी लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर की दी गई थी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में, उसके हिसाब से ब्रेस्ट मिल्क का जो डोनेशन है ना, किसी एक मदर से दूसरे बच्चे के लिए, वो वॉलेंटरी होना चाहिए, वो खरीदा जाना नहीं होना चाहिए। डोनेशन आपका इस तरह से करना चाहिए कि वो सिर्फ हेल्थ फैसिलिटी पे हो और किसी तरह की और कमर्शियलाइजेशन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा ना दे। फिर बात करेंगे सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स यानी कि CD की। तो बैंक्स फंड रेजिंग जो है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स के द्वारा की जा रही है वो लिक्विडिटी डेफिसिट के सिनेरियो में पड़ रही है। यानी कि ये एक नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बैंक्स के द्वारा ऑफर किया जाता है और क्रेडिट यूनियंस के द्वारा ऑफर किया जाता है, जो एक इंटरेस्ट रेट प्रीमियम आपको अवेलेबल कराता है इन एक्सचेंज फॉर द कंज्यूमर एग्रीइंग टू लिविंग अ लम्प ऑफ डिपॉजिट अनटच्ड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। बैंक ने कंज्यूमर को बोल दिया कि भाई तुमने 5 लाख रुपए हमारे पास जमा कराए हैं, 5 साल के लिए इनको जमा कराओ। इस पे आपको नॉर्मली लोगों को 10% इंटरेस्ट रेट मिलती है, लेकिन हम आपको 15% देंगे अगर आप इस पैसे को 5 साल तक जमा रहने दोगे। सीधी सी बात है। फिर बैंक क्या करेगा, बैंक किसी और को इस पैसे को 20% पे दे देगा। इस तरीके से बैंक अपना प्रॉफिट कमाता है। तो इनको डीमोटलाइज फॉर्म में या प्रोमिसरी नोट्स में जो भी फंड्स भाई आपके डिपॉजिट किए गए हैं उनके अगेंस्ट में इशू किया जाता है। जो भाई हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वही इनको इशू करते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स आ गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गए, इसके साथ साथ सर्टेन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इनको इशू कर सकते हैं। इनको इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेशंस को, कंपनीज को इशू किया जा सकता है। मिनिमम डिनोमिनेशन यानी कि मिनिमम तो 5 लाख रुपए होने ही चाहिए और इसको तकरीबन 7 डेज से लेके आपका 1 साल तक के लिए इशू किया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपका 1 साल से कम के लिए इशू नहीं कर सकते और 3 साल से ज्यादा के लिए इसको इशू नहीं कर सकते। फिर बात करेंगे एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 रिपोर्ट के बारे में। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO ने रिपोर्ट फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन को रिलीज किया है। इसमें उन्होंने कुछ बातों की कुछ चीजों को हाईलाइट किया है। जैसे उन्होंने बोला है कि एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो जो है, EPR रेशियो है जो हमारा, ये इस रीजन में बढ़ गया है, इंप्रूव हो गया है, 58% पे पहुंच चुका है 2023 के मुकाबले, है ना। और 57% ये हुआ करता था 2022 में, और ये हुआ है
क्योंकि इंडियन वुमेन जो है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है, उन्होंने अपना क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ है इनकी इस पूरे सेक्टर में बढ़ा है, इनके लिए बढ़ा है, इस सेक्शन में बढ़ा है। इंडिया में ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो आपका 0.10% से 0.22 बढ़ने वाला है बाय 2050, ऐसा हो जाएगा। मेजर एक्सेलरेशन जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का रहेगा जो इंडिया को चाहिए हाई इनकम स्टेटस का, वो 2050 तक मिल पाएगा। और 76% जो मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में, उनके पास स्किल्ड लेबर की शॉर्टेजेस पाई जा रही। फिर बात होगी ऑइडोक्लेडियम सहायत्रियम की। एक नई एल्गल स्पीसीज जो है वो वेस्टर्न घाट्स में पाई गई है केरल। ठीक है, ये जो एल्गल स्पीसीज है ये कहलाती है डायएशियस, यानी कि इसके अंदर मेल के साथ साथ फीमेल ऑर्गन्स दोनों ही पाए जाते हैं सेपरेट और डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स में। ठीक है, मतलब मेल ऑर्गन्स अलग होते हैं, फीमेल ऑर्गन्स अलग होते हैं, दोनों ही एक स्पीसीज में पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमंस में पाए जाते हैं सेपरेट और डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स में। और ये टेरेस्ट्रियल होते हैं नेचर में, यानी कि सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो एल्गीज है, ये जो एल्गल आपका जो स्पीसीज है, ये आपकी पाई गई थी वेट सॉइल के ऊपर, गीली मिट्टी के ऊपर इसको पाया गया था। ये लोमी एसिडिक नेचर की जो सॉइल होती है वहां पर एग्जिस्ट करती है। मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और नेचुरल पिगमेंट के डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर आगे बात आएगी जंपिंग जीस की। तो नई प्लांट स्पीसीज, इसका नाम है स्टेलेरिया मैकलिंटोकई। ये जो है केरल से, इसको नाम दिया गया है क्या बोलते हैं, इसका नाम बेसिकली जो दिया गया है वो नाम दिया गया है बारबरा, और उनका सरनेम है मैकक्लिंटॉक, इनके नाम पर। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था आपका जंपिंग जीन्स के ऊपर अपनी डिस्कवरी के लिए। जंपिंग जीन्स को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ये हमारे होते हैं डीएनए सीक्वेंसेस। ये कुछ डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो जंप कर सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, यानी कि एक जीनोम के अंदर ही एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक मूव कर सकते हैं, जिससे इनके आसपास वाले जो जीन्स होते हैं वो एक्टिव या इनएक्टिव हो सकते हैं। ये खुद को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं और नई लोकेशंस पे अपनी कॉपीज को इंसर्ट भी कर सकते हैं। इनका जो मूवमेंट होता है उससे जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं और जीनोम का एवोल्यूशन भी होता है। फिर हम बात करेंगे गोल्डन राइस की। तो फिलीपींस ने रिसेंटली बायोसेफ्टी परमिट्स जो रहते हैं उनको रिवोक कर लिया है फॉर द कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो आपके रहते हैं इनको जनरली इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये आपकी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन इशू को हैंडल कर सकें। ठीक है, इसको हैंडल करने के साथ साथ इसमें बिना किसी एडिशनल कॉस्ट या एडिशनल टेस्ट का क्या बोलते हैं एडिशनल नहीं किया जाता है। इनके अंदर हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी कि आयरन और जिंक वाले जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर बेटा कैरोटीन जो है वो भी पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का ही एक प्रीकर्सर होता है। बेटा कैरोटीन क्या करता है, येलो या फिर गोल्डन कलर इसको प्रोवाइड कराता है। फिर हम स्पेन की बात करेंगे जिसकी कैपिटल है मैड्रिड। तो स्पेन जो है उन्होंने मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन को देने का प्रॉमिस किया है, तकरीबन 1 बिलियन यूरोस का। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है भाई, तो ये साउथ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है यूरोप में। लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो भाई इनके वेस्ट में आ जाता है पोर्टुगल, फ्रांस और एंडोरा जो है ये इनके आ जाता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, गिब्रल्टार और जो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है मोरक्को की, ये सब इनकी आ जाती है साउथ में। मैरीटाइम बाउंड्रीज की बात की जाए तो भाई इनके साइड आ जाता है मेडिटेरियन सी ईस्ट और साउथ ईस्ट में। अटलांटिक ओशन जो है भाई आपका इनके नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में आ जाता है। इसके साथ साथ आती है आपकी बे ऑफ बिस्के। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन का नॉर्थ की तरफ क्या है आपका एक इनलेट है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो पाई जाती है टेढ़े पीक। मेजर रिवर्स आ जाती हैं टागोस, एब्रो एसेट्रा। क्लाइमेट इनका आ जाता है टेम्परेट। टेम्परेट आता है जहाँ पर समर्स जो रहती हैं वो हॉट रहती हैं इंटीरियर्स में और मॉडरेट इलाकों। फिर बात करेंगे WTO मेंबर क्वेश्चन इंडियाज फार्म इनपुट सब्सिडीज। भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी कि मेंबर्स में आपके यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम आ जाते हैं। इन्होंने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं
कि भाई इंडिया की जो फार्म सब्सिडीज है उसमें 50% बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, 2022 से लेके 2023 के ईयर में इन द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, मतलब कमिटी ऑन एग्रीकल्चर की जो मीटिंग हुई है WTO की, उसमें यूएस और यूके ने इस बात को उठाया है कि इंडिया ने फार्म सब्सिडीज जो है साल 2022 और 2023 में 50% तक आपकी बढ़ा दी। ठीक है, इंडिया ने यह रिस्पॉन्ड किया है कि भाई इनकी जो इनपुट सब्सिडीज हैं वो जनरली लो इनकम या फिर जो आपके रिसोर्स पुअर जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनके लिए हैं। ठीक है, जिनको एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर से एक्सेप्ट किया गया है, उनको एक्सेप्शन मार्क किया गया है। अब अगर हम एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात करें तो इसके अंदर में क्या आता है, इसको जनरली आपका नेगोशिएट किया गया था उरुग्वे राउंड में, उरुग्वे राउंड था, और इसको रेटिफाइड किया गया था मराकेश में यानी कि मोरक्को में इन द ईयर 1994। इसके अंदर कुछ प्रोविजंस आ जाते हैं जो एग्रीकल्चर और ट्रेड पॉलिसी की 3 ब्रॉड कैटेगरीज को कवर करते हैं। जैसे कि एक तो आ जाता है मार्केट एक्सेस। इसके अंदर में क्या है, इसमें आपके टैरिफ्स आ जाते हैं, टैरिफिकेशन आ जाता है, टैरिफ रिडक्शन आ जाता है, एक्सेस अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। टैरिफिकेशन का क्या मतलब है, टैरिफिकेशन का सीधा सा मतलब इसके अंदर जो आता है वो ये कि सारे के सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स, जैसे कि कोटास हमारे आ जाते हैं, वेरिएबल लेवीज वगैरह आ जाती हैं, इन सबको खत्म करना है और इनको एक इक्विवेलेंट टैरिफ में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक एक्सेस की बात करें, जो कि दूसरा इसमें टॉपिक आ जाता है, उसमें सब्सिडीज के साथ डील किया जा रहा है या बाकी सपोर्ट प्रोग्राम जिससे डायरेक्टली आपका प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, ट्रेड को डिस्टॉर्ट किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह के बॉक्सेस होते हैं जो सब्सिडीज के बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमारी एक्सपोर्ट सब्सिडीज आ जाती है। इसमें उन मेथड्स के साथ डील किया गया है जो कि एक्सपोर्ट्स को आर्टिफिशियली कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, यानी कि डेवलप्ड मेंबर्स और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने एक्सपोर्ट सब्सिडीज को नैरोबी मिनिस्ट्रियल डिसीजन 2015 के हिसाब से हटा दिया था। ठीक है, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम जो डेवलपिंग कंट्रीज के आते हैं उनको पीस क्लॉज के अंडर में शामिल किया गया है एक इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पे। मेंबर्स इन तीनों प्रोग्राम्स को चैलेंज नहीं करेंगे लीगली अंडर द एग्रीकल्चर एग्रीमेंट। अलग अलग तरह के बॉक्सेस की बात करें तो भाई एक हमारा आ जाता है एम्बर बॉक्स। इसके अंदर जो सपोर्ट दिए जाते हैं उनमें लिमिट्स लगाई जाती है, यानी कि इसमें आ जाता है डे मिनिमस का प्रिंसिपल। इसको मिनिमम लेवल ऑफ सपोर्ट कहा जाता है एज अ शेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये भाई हमारा CAPF में पूछा गया था। ब्लू बॉक्स आ जाता है। ब्लू बॉक्स का मतलब होता है कि सपोर्ट जो नॉर्मली आपका एम्बर एक्स में दिया जा रहा है वो यहाँ पर भी दिया जाएगा, और इनको जनरली ब्लू बॉक्स में रखा जाता है अगर फार्मर्स को अपनी प्रोडक्शन लिमिट करनी हो तो। और फिर उसके बाद में आ जाता है ग्रीन बॉक्स, यानी कि गवर्नमेंट फंडेड सब्सिडीज जिसकी वजह से किसी तरह का ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं होगा या मिनिमल डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं हो। फिर आते हैं मनामा डिक्लेरेशन कॉल्स फॉर द यूनाइटेड नेशन पीस कीपर UNPK इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटोरी। तो ये डिक्लेरेशन जो है ये अरब लीग के द्वारा क्या किया गया है, एडॉप्ट किया गया है। इसके द्वारा ये बोला गया है कि UNPK यूनाइटेड नेशन पीस कीपर जो है उनको डिप्लॉय किया जाना चाहिए जब तक 2 स्टेट का जो सॉल्यूशन है इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट का इम्प्लीमेंट ना किया जा सके। अब अरब लीग के बारे में आपको पता है 1945 में इसकी स्थापना हुई थी ताकि रीजनल कोऑपरेशन रिजॉल्व और जो डिस्प्यूट्स वगैरह है उनको सुलझाया जा सके। इसमें हमारी मिडिल ईस्ट की प्लस नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, इन लोगों का कहना है कि भाई इजराइल ने जो टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रखी है भाई जीती है, मतलब लीगल तरीके से, उसको भाई क्या करो, पैलेस्टीन को वापस करो। यूएन पीस कीपिंग की अगर हम बात करें तो इसको 1948 में स्टार्ट किया गया था जब यूनाइटेड नेशंस ने मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को वेस्ट एशिया में डिप्लॉय किया था आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए। इसके द्वारा कंट्रीज को हेल्प किया जाता है कि भाई कन्फ्लिक्ट का कोई भी जोन हो तो उनको बोला जाता है कि भाई आप शांति की सहायता यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स के द्वारा की जाती है ना। इसमें कंसेंट ऑफ द पार्टीज लिया जाता है, इम्पार्शियलिटी, नॉन यूज ऑफ फोर्स, सेल्फ डिफेंस के अलावा जनरली यूएन पीस कीपर्स आपके ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे। बजट और रिसोर्सेज जो है वो जनरल असेंबली के अप्रूवल के हिसाब से होते हैं। हर मेंबर स्टेट जो यूनाइटेड नेशन का रहता है वो लीगली आपका क्या रहता है, ऑब्लिगेटेड रहता है कि भाई उनको यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के लिए अपना शेयर देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन जो है यूनाइटेड नेशंस की वो पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देते हैं पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए। 1948 से अभी तक 70 के करीब पीस कीपिंग ऑपरेशंस डिप्लॉय किए जा चुके हैं और इस पूरे ऑपरेशन को 1988 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया जा चुका है।
फिर बात करते हैं अर्थ क्लाउड एरोजोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर अर्थ केयर मिशन लॉन्च। अर्थ केयर मिशन एक जॉइंट वेंचर आ जाता है यूरोपियन स्टेट स्पेस एजेंसी का और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा का। इसका सीधा सा ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि भाई जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है क्लाउड्स के बीच में, क्लाउड्स के साथ साथ एरोसोल के बीच में और रेडिएशन के बीच में, उसको क्या करना है, उसका एक होलिस्टिक व्यू डेवलप करना है, एक नई इनसाइड अर्थ के रेडिएशन बैलेंस के लिए डेवलप करनी है अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। यहाँ पर जो ऑर्बिट है वो आपका आ जाता है सन सिंक्रोनस टाइप। फिर बात करेंगे लिग्नोसैट की, तो जापान रिसर्चर्स जो है उन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन यानी कि लकड़ी की सैटेलाइट जो है वो डेवलप की है और इसको नाम दिया है लिग्नोसैट। नासा और जाक्सा कोलैबोरेट कर रहे हैं इस इनिशिएटिव में। लिग्नोसैट की बात करें तो ये एक क्यूबॉइड टाइप का क्राफ्ट है और इसको स्पेस में स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा भेजा जाएगा। इस इनिशिएटिव का एम क्या है, टू कॉम्बैट स्पेस क्लटर और मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली स्पेस एक्टिविटीज को प्रमोट करना। इसको बनाया गया है मैग्नोलिया वुड के द्वारा इसकी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस के लिए। इसके बेनिफिट्स भी आ जाते हैं। ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स को हम एल्यूमिनियम से बनाते हैं, है ना, जो कि हार्मफुल पार्टिकल्स को रिलीज करती है जब वो री एंटर करती हैं, जबकि लिग्नोसैट जो है वो हार्मलेस तरीके से खुद ही जल के राख हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहती हैं वो वुड्स के थ्रू आराम से पास कर सकती हैं, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट को कंटेन किया जा सकता है सैटेलाइट के स्ट्रक्चर में। इंस्ट्रूमेंट का जो रिस्क रहता है वो भी एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि डिटैचिंग और डेब्रिस बनने का जो खतरा रहता है वो कम से कम यहाँ पर डेवलप होता है। फिर बात करेंगे रुद्र M2 की, तो रुद्र M2 मिसाइल जो है उसकी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया एक हमारा सुखोई 30 MK1 से। ठीक है, रुद्र 2 की बात करें तो इंडिजिनसली इसको डेवलप किया गया है सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च मिसाइल के तौर पे और इसको डिजाइन किया गया है एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए। DRDO ने इसको भाई डेवलप किया है। 2020 में रुद्र M एक नई जनरेशन का एंटी रेडिएशन मिसाइल्स यानी कि NGARMs के तौर पे सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है। ये फर्स्ट इंडिजिनियस आर्म है इंडियन एयर फोर्स की। इसके साथ भाई हमारा इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम अटैच्ड है, GPS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नेविगेशन सिस्टम जो है वो अटैच्ड है, प्लस पैसिव होमिंग हेड भी इसके साथ अटैच्ड है। PHH क्या कर सकता है, ये टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, इंगेज कर सकता है ओवर अ वाइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज एज प्रोग्राम। अब फिर वही RBI ने क्या किया है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। ठीक है, 3 जनरली इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है ताकि पब्लिक एक्सेस जो है वो सेंट्रल बैंक के लिए बढ़ाई जा सके और रेगुलेटरी अप्रूवल्स को फैसिलिटेट किया जा सके। जैसे कि एक आ जाता है प्रवाह पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। इसके द्वारा सिक्योर और सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल आपका डेवलप किया गया ताकि ऑथराइजेशन, लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल लिया जा सके। फिर हमारा एक मोबाइल ऐप आ जाती है, ठीक है, फॉर द RBI रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं भाई, आपके वो ट्रांजैक्ट कर सकते हैं इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूजिंग दिस मोबाइल ऐप। फिर हमारी एक आ जाती है फिनटेक रिपोजिटरी। इसके द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है जिसके अंदर इंडियन फिनटेक सेक्टर का अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसके द्वारा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इस पूरे सेक्टर की डेवलप की जाएगी फ्रॉम द रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, उसको रेगुलेट करने। अब आते हैं, बात करेंगे अलास्का की जो रिवर्स हैं वो भगवा हो रही हैं, केसरिया हो रही हैं। ठीक है, क्यों हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि भाई यहाँ का जो परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट यानी कि परमानेंट जो जमी हुई आइस है वो आपकी पिघल रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं थॉइंग। ठीक है, ये आपकी क्या कर रही है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी में थॉइंग का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि मेल्ट हो रही है। ये जो थॉइंग है ये क्या करती है, ये टॉक्सिक मेटल्स को रिलीज करती है जो कि परमाफ्रॉस्ट में 1000 ऑफ ईयर से क्या थे, लॉक्ड थे। इसकी वजह से रिवर्स हाईली एसिडिक हो जाती है। केमिकल एनालिसिस रिवर वाटर का जो किया गया, इसमें हाई लेवल ऑफ जिंक, निकल, कॉपर, कैडमियम और आयरन पाए गए। अलास्का की बात करें तो ये USA का एक स्टेट आ जाता है जो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। इसके आसपास आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर ब्यूफोर्ट सी आ जाता है, इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन आ जाता है, गल्फ ऑफ अलास्का भी आ जाती है, पैसिफिक ओशन इसके साउथ में आ जाते हैं, बेरिंग सी और चुकची सी जो है इसके वेस्ट में आते हैं
और ये लैंड बाउंड्री शेयर करता है कनाडा के साथ में, मैरीटाइम बाउंड्री इसकी शेयर होती है रशिया के साथ। अब हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक में 2024 अपडेट की। तो ये जो रिपोर्ट है इसको अगेन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है 2024 में थोड़ी सी कम हो चुकी है। 183 मिलियन पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयड की श्रेणी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क। 45% के आसपास जो वुमेन है जो कि 15 ईयर्स से ऊपर की एज वाली आ जाती है वो एम्प्लॉयड है, और 69% जो मैन है वो जो है वो भी 15 ईयर से प्लस वाले एम्प्लॉयड है। यानी कि एक गैप जो है 23% का यहाँ पर देखा जा सकता है। गैप के रीजंस बहुत ही प्रेवलेंट है, लाइक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैरिज एंड पेरेंटहुड। इसके साथ साथ वुमेन को लोअर लेबर इनकम मैन के कंपैरिजन में मिलती है, खासकर डेवलपिंग वर्ल्ड में। इनफॉर्मल वर्कर्स जो है वो 1.7 बिलियन पहुंच चुके हैं आपके 1.7 बिलियन थे 2005 में, और अब इनका नंबर 2 बिलियन पहुंच चुका है 2024। फिर बात होगी श्रावती रिवर की, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जो है उन्होंने कर्नाटक गवर्नमेंट को बोला है इलीगल सैंड माइनिंग श्रावती रिवर में बंद होनी चाहिए। इसकी बात करें तो भाई श्रावती रिवर आपकी आ जाती है, ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, ये हमारी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। इसके साथ साथ इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है, इसका ओरिजिनेशन होता है यहाँ शिवमोगा में। शिवमोगा में आपका एक जगह आती है, इसको कहा जाता है अम्बु तीर्थ, ठीक है। अम्बु तीर्थ आपका वेस्टर्न घाट्स में लाई करता है भाई, यहाँ से हमारी श्रावती रिवर स्टार्ट होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज में हरिद्रावती, यन्नेवोल और नगोदी आ जाती हैं। जॉग फॉल्स जो है वो इसी की विसिनिटी में आता है, ठीक है। हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल की कैटेगरी में आता है, यानी कि सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल ऐसा प्लंज पूल नीचे की तरफ गड्ढा टाइप का बनाता है, ठीक है। श्रावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर आती है, जो कि श्रावती रिवर वैली में लाई करती है। महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जिसपे बना हुआ है। फिर बात करेंगे राघोजी भांगरे के बारे में। 1805 टू 1848 मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उन्होंने राघोजी भांगरे की मार्टिरडम यानी कि जो उनका जिस दिन वो बलिदान हुए थे उस दिवस को मनाया, ठीक है। ट्राइबल लीडर थे जिनका जन्म अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की देवगांव में हुआ, जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में लाई करता है, और ये बिलोंग करते थे कोली समुदाय से, कोली कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। वो रामजी राव भांगरे के पुत्र थे, और इसके साथ साथ इन्होंने ब्रिटिश रूल को रेजिस्ट किया और फिर सेलुलर जेल में इनको फांसी पे लटका दिया। इन्होंने जो कॉलोनियल रूल के दौरान जो साहूकार थे, जो मनी लैंडर थे, जो लोगों का उत्पीड़न किया करते थे, एक्सप्लॉइट किया करते थे, उनके खिलाफ कैंपेन चलाया। कोली कम्युनिटी को उन्होंने इस रेजिस्टेंस के लिए तैयार किया, और इवेंचुअली 1847 में उनको पकड़ के फांसी पर लटका दिया गया। फिर बात करते हैं WHO रिलीज बुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर्स यंग कस्टमर्स रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है इसको WHO और स्टॉप इन दोनों ने मिलकर रिलीज किया है। स्टॉप क्या है, ये एक ग्लोबल टोबैको इंडस्ट्री वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, और ये लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे WNTD को 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी दिन आपकी ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया कि इसकी जो थीम थी भाई आपकी, इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग इंडस्ट्री इंटरफेयर। अब की फाइंडिंग्स की बात करें तो ग्लोबली 37 मिलियन बच्चे जो 13 से लेकर 15 साल के बीच के आ जाते हैं वो टोबैको का यूज करते हैं। 85% 15 से लेकर 30 ईयर ओल्ड जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का यूज करते हैं, या फिर उससे इन्फ्लुएंस्ड आ जाते हैं, जो कि मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स यानी कि ई सिगरेट्स जो आपकी रहती हैं, ये बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती हैं, जो क्या करती हैं, एरोसॉल्स वगैरह प्रोड्यूस करती हैं। एक हीटिंग सॉल्यूशन इनके अंदर डाला जाता है जिसके अंदर आपका रहता है निकोटीन, जो कि एडिक्टिव सब्सटेंस होता है कम्बस्टिबल सिगरेट्स में। इसीलिए अगर आप वेपिंग करते हैं तो वही बंद कर दो, बहुत ही वाहियात चीज है, और बदबू भी बहुत बुरी आती है। खुशबू नहीं आती, आपको लगता है खुशबू आती है, बट बिलीव मी, आसपास कोई वेपिंग करेगा ना, आपके पास में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये बंदा वेपिंग करता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे IIT मद्रास स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला रॉकेट विद सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन, ठीक है। तो ये जो रॉकेट है इसका नाम है अग्निबाण
सॉर्टेड हाँ, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर। ये इंडिया का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च फ्लाइट है, जिसको डिजाइन किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया हमारी खुद की इंडिजिनसली 3D प्रिंटिंग या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के द्वारा। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है भाई, आपका लेयर बाय लेयर किसी भी चीज को बनाया जाता है। ये जो टेस्ट फ्लाइट है, इसका एम था कि इन हाउस और होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज को डेमोस्ट्रेट किया जा सके, क्रूशियल फ्लाइट डेटा को भी आपका इकट्ठा किया जा सके, और ऑप्टिमल फंक्शनिंग जो सिस्टम्स की है अग्निकुल के ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल अग्निबाण के लिए, उसको भी देखा जा सके। फिर बात करेंगे S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो है, उन्होंने इंडिया की सोवरेन रेटिंग आउटलुक को अपग्रेड कर दिया है पॉजिटिव से स्टेबल में। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग फर्म है भाई हमारी, है ना, ये क्रेडिट रेटिंग फर्म है, इसका नाम है S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल। इन्होंने क्रेडिट आउटलुक को रिवाइज कर दिया है, ठीक है, टू पॉजिटिव व्हाइल रिटेनिंग सोवरेन क्रेडिट कार्ड टू BBB। लॉन्ग टर्म के लिए BBB जो है आपका क्रेडिट रेटिंग दी गई है, और A3 आपकी शॉर्ट टर्म अनसॉलिसिटेड फॉरेन और लोकल करेंसी के लिए दी गई है। तो ये जो पूरा रिवाइज्ड क्रेडिट आउटलुक है, ये इंडिया के रोबस्ट इकोनॉमिक एक्सपेंशन की वजह से है, हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो कंटिन्यूटी आ रही है उसकी वजह से है, हमारी फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल कंसोलिडेशन एफर्ट्स, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जो इम्प्रूव क्वालिटी है उसकी वजह से। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग की अगर हम बात करें, SCR की बात करें, तो ये किसी भी कंट्री को एसेस करते हैं, है ना, या किसी भी सोवरेन एंटिटी को एसेस करते हैं कि भाई ये अपना उधार कितना चुका सकते हैं, अपने डेब्ट ऑब्लिगेशंस को कितना पूरा कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल्स की भाई क्रेडिट रेटिंग देखी जाती है ना, आपका सिविल स्कोर होता है, वैसे होती है आपकी सोवरेन क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, यानी कि इनकी कैपेबिलिटी और विलिंगनेस दोनों को देखा जा सकता है डेब्ट पे करने के लिए। SCR को है 3 US बेस्ड रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। S&P आ जाती है भाई हमारी, मूडीज जो है वो आ जाती है, उसके साथ साथ में आ जाती है फिच। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि सबसे पहले आ जाता है बोरोइंग कॉस्ट। हायर क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है कि कंट्री जो है रिस्क यहाँ पर इनको पैसा देने में काफी कम है, इससे कंट्री क्या करते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसा उधार ले सकते हैं। कैपिटल मार्केट का एक्सेस, यानी कि हायर क्रेडिट रेटिंग से इनको इजियर एक्सेस मिल जाती है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स की, क्योंकि इन्वेस्टर्स ये परसीव करते हैं कि ये ज्यादा क्रेडिट वर्ती है और ज्यादा इच्छा रहती है उनकी पैसा इनको उधार देने की, क्योंकि वो रिकवर हो सकता है। पॉलिसी इंप्लीकेशंस भी आ जाते हैं कि क्रेडिट रेटिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ज्यादातर कई बार क्या करती है, आपके फिजिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज, अच्छी खासी फिजिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है। कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं कि भाई ये जो पूरा प्रोसेस रहता है इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है, या फिर मेथोडोलॉजीज जो इन एजेंसीज के द्वारा फॉलो की जाती हैं, ये इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को प्रॉपर तरीके से कैप्चर नहीं करती हैं, यानी कि एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे जो रहता है इसको इनएडिक्वेट तरीके से कवर करती हैं, और जनरली इमर्जिंग इकोनॉमीज के अगेंस्ट में इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि भाई इनके दिमाग में या फिर इनकी मेथोडोलॉजी में बायसेस रहते हैं। फिर बात करेंगे निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि NSE जो है, NSEI जो है, इन्होंने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स जो है निफ्टी ईवी उसको लॉन्च किया है, एंड न्यू एज ऑटोमेटिव। इसका चाहता है कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, जो कि ईवी इकोसिस्टम का क्या है, ईवी इकोसिस्टम का पार्ट है, और जो हमारे डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, मतलब कि जो नए एज के ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं या उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है उसके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। ठीक है, इंडिया का जो बेस रेट है वो आ जाती है अप्रैल 02 2018 और बेस वैल्यू आ जाती है 1000। ये इस स्टॉक के लिए रखी गई है। स्टॉक्स आपके जनरली निफ्टी 500 के पार्ट होते हैं, मतलब कि जो स्टॉक्स आपके निफ्टी 500 के पार्ट होते हैं वो इस इंडेक्स का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल है। इंडेक्स को रिकॉन्स्टिट्यूट भी किया जाएगा सेमी एनुअली यानी कि हाफ ईयरली, और क्वार्टरली बेसिस पे यानी कि हर 3 महीने में उसको रीऑर्गेनाइज भी, रीबैलेंस भी किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो भाई देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आरबीआई के हिसाब से जो ग्रॉस एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये मार्जिनली डिक्लाइन कर गया है तकरीबन 70 बिलियन। ठीक है,
$17 बिलियन दिए हुआ है 2023 से लेके 2024 तक के लिए। और ये डिक्लाइन आपका एक सेकंड में, हाँ ठीक है, इनिशियली ये हमारा 71.4 बिलियन था, ठीक है, 2022 और 23 के लिए, और अब ये डिक्लाइन करके 71 बिलियन पहुंच चुका है। अब यहाँ पर हमारा नेट एफडीआई की अगर हम बात करें, यानी कि नेट इनवर्ड एफडीआई माइनस नेट आउटवर्ड एफडीआई, ठीक है, इसकी बात करें तो ये भाई हमारा होता है नेट एफडीआई। ये इसकी वैल्यू पहुंच चुकी है 10.6 बिलियन तक, है ना। और ये कितने से कितने पहुंची है भाई, ये हमारा 28 बिलियन था 2022-2023 में। सबसे पहले आ जाता है सिंगापुर, उसके बाद में आता है मॉरिशस आता है, और उसके बाद में यूएसए आता है। ये तीनों जो जगह हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंडिया के लिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई का काम करती हैं। हाईएस्ट एफडीआई के इनफ्लो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्टर में आते हैं, और फिर कंप्यूटर सर्विसेज में आ जाते हैं। एफडीआई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा किया जाता है, किसी भी ऐसे इंसान के द्वारा जो इंडिया से बाहर का रेसिडेंट होता है, किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में, इंडियन कंपनी में किया जाता है। 10% या उससे ज्यादा का जो आपका पेड अप इक्विटी कैपिटल होता है, यानी कि उसकी हिस्सेदारी जो रहती है लिस्टेड इंडियन कंपनी में, वो उसमें काउंट किया जाता है। अनलिस्टेड कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट, और 10% या उससे ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी लिस्टेड कंपनी में अगर बंदा हिस्सेदारी लेता है या पैसा लगाता है, तो वो एफडीआई की कैटेगरी में आ जाए। फिर बात करेंगे एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 की। तो इंडियन एयरफोर्स जो है, उन्होंने रेड फ्लैग एक्सरसाइज में यूनाइटेड स्टेट्स के अलास्का, जहां पर नदियां जो है भगवा हो रही हैं, वहां पे पार्टिसिपेट किया है। मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, जिसको डिजाइन किया गया है एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए, ताकि रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियोस को सिमुलेट किया जा सके। दो डिस्टिंक्ट रेड फ्लैग एक्सरसाइज लोकेशन यूएसए में, एक तो आ जाती है नेलिस एयरफोर्स बेस जो नेवाडा में आता है, और दूसरा आता है एल्सन एयरफोर्स बेस जो कि अलास्का में आता है। नेवाडा की जो एक्सरसाइज है ये यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स वॉरफेयर सेंटर के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, जबकि जो अलास्का वाली है ये पैसिफिक एयर फोर्सेस एयर कंपोनेंट कमांड ऑफ यूएस, जो यूनाइटेड पैसिफिक कमांड को बिलोंग करती है, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। फिर बात करेंगे काजा समिट की। तो इनऑग्रल एडिशन जो है आपका कबांगो जाम्बेसी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया का जो है TFCA समिट, ये जाम्बिया में ऑर्गेनाइज की जा रही है। फॉर्मली 2011 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये आपका कबांगो और जाम्बेजी रिवर के बेसिस में आती है, जहां पर अलग अलग कंट्रीज लाइक करती हैं, लाइक अंगोला हो जाती है, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है, ये सब जगह वहां पर कन्वर्ज करती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आता है ओकावांगो डेल्टा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा है, और विक्टोरिया फॉल्स भी यहाँ पर लाई करता है, वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में आती है, वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इसी रीजन में लाई कर। फिर भाई सेकंड लास्ट नंबर पे आ जाती है बेला ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट बेला ब्लॉक प्रिंटिंग डेंजर में है, क्योंकि कोई भी यंग टेकर्स जो है, यूथ इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल आर्ट आ जाती है, जिसमें बोल्ड और प्रिसाइज डिजाइन टेक्सचर्ड फैब्रिक्स पे बनाए जाते हैं। इसको इसके स्ट्राइकिंग कलर्स की वजह से जाना जाता है, कॉम्बिनेशंस की वजह से जाना जाता है, ये जो ग्राफिक्स मोटिव्स होते हैं इनकी वजह से जाना जाता है। गुजरात का जो कच्छ वाला इलाका है ना, ये सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है बेला स्टाइल क्लॉथ का, और यहाँ पर जो खत्री कम्युनिटी है वो इस क्राफ्ट को प्रैक्टिस कर। सबसे लास्ट में मोल्डोवा की बात करेंगे, जिसकी कैपिटल है चिशिनोव। यूएस ने 135 मिलियन की मदद मोल्डोवा को दी है, ताकि रशिया का इन्फ्लुएंस यहाँ से खत्म किया जा सके। मोल्डोवा एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में पड़ती है इन द बाल्कन रीजन ऑफ यूरोप, है ना। ये पूरा आपका बाल्कन पेनिनसुला है, इसके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लाई करती है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज में यूक्रेन आ जाता है भाई, इसके नॉर्थ में, ईस्ट में और साउथ में, इन पूरे एरियाज में आ जाता है, और रोमानिया जो है वो इसके वेस्ट में आ जाता है। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर आता है माउंट पालानेस्टी, ठीक है। मेजर रिवर में आ जाती हैं डायनेस्टर और उसके साथ साथ में प्रुट।
क्लाइमेट की बात की जाए तो विंटर्स मॉडरेट होती हैं, समर्स थोड़ी वार्म होती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में यहाँ पर लिग्नाइट मिलता है, फॉस्फोराइट्स मिलता है, जिप्सम मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है। और इस पूरे एरिया में यूनाइटेड स्टेट्स तो भाई अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन के साथ तो ऑलरेडी वॉर चल ही रहा है ना, तो उसको कैंसिल करना चाहता है भाई, वो उसके इन्फ्लुएंस को हटाना चाहता है भाई, इसीलिए वो यहाँ पर इतनी मदद दे रहा है। सबसे लास्ट में भाई हम लोगों ने बसंतर बैच को स्टार्ट कर दिया है। बसंतर 1 CDS 1 2025 कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसमें हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, प्लस रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख सकते तो आप रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 8839961158 पर व्हाट्सएप पे DM करना है। सारी डिटेल्स मैं कोर्स की आपको भेज दूंगा। आप लाइव क्लासेस करें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत इन डेप्थ तरीके से हम इसमें सिलेबस को कवर करने वाले हैं, कोर्स को कवर करने वाले हैं। मेरी क्रेडिबिलिटी तो आप जानते हैं भाई, 5-6 बार सॉरी CDS मैंने क्लियर किया है, काफ़ी टाइम से बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। और 5 मंथ CDS AFA को क्लियर किया है भाई हमारे मैथ्स की फैकल्टी ने, RN भगोरिया। ठीक है, बस इतना ही कहना था भाई। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड करें। ठीक है, लाइव क्लासेस अटेंड करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। हमने बहुत सारे फीचर्स इस बार ऐड किए हैं इन लाइव क्लासेस में, जो कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये करंट अफेयर्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CDS, NDA और CFDF के लिए। तीनों एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इसीलिए भाई आपको इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक भी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम की लिंक पर जाएंगे तो वहाँ पर ये PDF भी आपको इस पर्टिकुलर वीक की मिल जाएगी। बस भाई इतना ही कहना था आज के लिए। जय हिंद टू यू ऑल।